दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ निखिल जी, संजय पीटर जी, मनोज कुकरेती जी, यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल प्लेसेस का, उत्तरांचल डायरीज आप लोगों का इस अनमोल मदद को हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही आप सभी मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करी, अल्लाह से दुआ करी, वाहे गुरु जी से अरदास करी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतने दिनों बाद बैठकर वीडियो बनाने के थोड़ा काबिल हो पा रहा हूँ। ये सब लोग आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआओं का असर है। समझ में नहीं आ रहा है किस विषय में मैं वीडियो बनाऊँ, क्या सुनाऊँ। मतलब इस विषय में भी मैं थोड़ा आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा था। यार एक बात बताओ, वाइल्ड लाइफ के अलावा क्या क्राइम हिस्ट्री भी आप लोग सुनना चाहेंगे? जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी और भी अन्य कई दूसरे गैंगस्टर। अगर आप लोग उनकी स्टोरियाँ सुनने को तैयार हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ओरिजिनल ऑथेंटिक जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, सुनाऊंगा। आज तो मैं सुनाने जा रहा हूँ सन 1929 की एक घटना जो जिम कॉर्बेट साहिब के लिए एक सुसाइडल मिशन थी। इसमें क्या हुआ था कि नैनीताल का ये नैनीताल ज़िले में और अल्मोड़ा ज़िले में दो जगह दो मैन ईटर हो गए थे बाघ, जिन्होंने इंसान का जीना दूभर कर दिया था। एक तो था चौगढ़ का और दूसरा था तल्ला देश का। दोस्तों दोनों ही बड़े भयानक मैन ईटर थे, मतलब जिन्होंने हालत खराब कर रखी थी। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बेंस साहब चाहते थे कि जिम कॉर्बेट साहब पहले जो है अल्मोड़ा आए और अल्मोड़ा आकर के जो है इसको तल्ला देश का जो ये नरबख्शी है इसको ठिकाने लगाएं। और उधर विमियम साहब चाहते थे कि यार ये नैनीताल आएँ और पहले चौगढ़ वाले बाघ को मारें। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को डिसाइड करते क्या करना है। वो एक मिशन में थे, वो मिशन में नहीं थे एक्चुअली, वो कुछ लोगों को शिकार खिलाने के लिए गए हुए थे। दोस्तों हल्द्वानी के पास एक जगह पड़ती है बिंदु खेड़ा। बिंदु खेड़ा अब तो एक बड़ा अच्छा मतलब कस्बा हो गया है, लेकिन उस टाइम में सन 1929 में बिंदु खेड़ा क्या रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं। छोटा सा कस्बा बिंदु खेड़ा उस टाइम में शिकार के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती थी कि यार ये जो है जो मैदान है ये हंटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ये करीब 13 फुट लंबा और करीब 13 मील लंबा और 11 मील चौड़ा करीब करीब इतना था। देखिए मैं उस कहानी की ब्रीफ में नहीं जा रहा हूँ, बस अभी एक आपसे ऐसी गपशप कर रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए बतानी ज़रूरी है। जो तल्ला देश का जो नरभक्षी बाघ जो जिम कॉर्बेट साहब ने मारा, ये सुसाइडल मिशन या आत्मघाती मिशन था। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ वो आप तब समझेंगे जब आप ये पहली इस घटना को थोड़ा सा आप इसको सुन पाएंगे। तो ये जो बिंदु खेड़ा जो हल्द्वानी के पास जो जगह थी, बड़ी खूबसूरत सा एक मैदान था जिसमें खूब शिकार काफ़ी मात्रा में मौजूद था और लोग बहुत दूर दूर से शिकार करने के लिए यहाँ पे आते थे। दुनिया भर की बर्ड्स, मतलब रंग बिरंगी चिड़ियाएँ, तीतर, बटेर, कबूतर और वो अपना मोर वगैरह, इसके अलावा सांभर, डियर, बार्किंग डियर, बाघ, सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये शिकार खेलने के लिए बड़ी अच्छी है कि इन लोगों की अंग्रेज़ों ने एक बड़ी अच्छी जगह अपने लिए डेवलप कर ली थी कि यार ये जगह बहुत बढ़िया है अपना वो करने के लिए। तो ऐसी एक शिकारी दल को लेकर के ये जिम कॉर्बेट साहब यहाँ गए हुए थे। बढ़िया शिकार चल रहा था। इन लोगों ने काफ़ी, इन लोगों के पास पे 9 राइफल थी, मतलब 9 तो लोग थे जो शिकार कर रहे थे। इसके अलावा 5 और लोग थे जो बैठे हुए शिकार का आनंद ले रहे थे। फिर हाथी और महावत, मतलब पूरा इनका कैंप लगा हुआ था। और जिस जगह पे कैंप था वहाँ पे पलाश के जो है बड़े खूबसूरत जो फूल जो होता है उसके पेड़ थे और बड़ा घना। और जो वहाँ का जो वातावरण था वो क्या था कि नदी के कारण जगह जगह से ज़मीन कट चुकी थी। तो कहीं पे तो जो सूखी हुई ज़मीन थी वहाँ पे ग्रामीणों ने जो है घास वास जला करके वो एरिया ड्राई कर दिया था। लेकिन जो नदी के बीच में जो टापू बने हुए थे उनकी घास जो है बड़ी थी, ऊंची थी और काफ़ी हरी थी। तो वहाँ पे इन लोगों को शिकार अच्छे मिल जाते थे।
तो इन लोगों ने शिकार करने के लिए क्या किया, हाथियों को जो है हाथी के बाद दूसरा हाथी, फिर तीसरा हाथी, यानी कि एक हाथी में शिकारी, फिर 2 हाथी एम्प्टी खाली, जिसमें कि शिकार को लादा जा सके। इस तरह से इन्होंने 9 हाथी लाइन से लगा दिए। अब चल रहा है, शिकार चल रहा है। उस दिन इन लोगों ने करीब 15-20 तीतर, बटेर और कुछ हिरन वगैरह मार लिए थे। एक बाघ भी इन्होंने मारा था। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा इन लोगों का शिकार चल रहा था। शिकार करते करते अचानक जो है एक बड़ी विचित्र और बड़ी खूबसूरत और बढ़िया एक घटना घटी। पता नहीं कोई आया हुआ है शायद। मैंने बताया ना, मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। ये जो नीचे आप सुन रहे हैं, ये डिस्टर्ब इतना रहता है कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए मैं हेल्पलेस हूँ। हमेशा से यही बोलता आया हूँ दोस्तों, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और एक चीज़ के लिए और माफ़ कर देना दोस्तों, जिस टाइम तक हिम्मत रहेगी उस टाइम तक आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करूँगा। और जब लगेगा कि यार अब ताकत नहीं आ रही तो आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। तो खैर इन लोगों ने काफ़ी शिकार अपना कर लिया था और अपना आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो अचानक से इन्होंने देखा कि एक पक्षी बड़ी तेज़ी से उड़ान लेने के लिए उठा। तो इन लोगों की सबकी राइफलें उड़ गई मारने के लिए उसको, और फिर जो है सबकी राइफलें नीचे हो गई। अरे यार, क्योंकि वो एक उल्लू था। वो उल्लू भी बड़ा विचित्र सा था। वो सफ़ेद रंग का उल्लू था जिसकी लंबी लंबी टांगें थी। लेकिन उल्लू अमूमतः क्या करते हैं, ये बिलों में रहते हैं। वहीं जंगलों में ऐसे जो बिल बने होते हैं उन बिलों में जाके, जैसे शाही का बिल है वो खाली पड़ा हुआ है तो उस पर ही अपना अड्डा बना लेते हैं। अच्छा, इनको जैसे कोई हाथी या कोई ऐसा कोई जीव आता दिखता है तो ये अपने बिल से थोड़ा दूर हट जाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि वहाँ पे इनके अंडे बच्चे हैं। ये वहाँ से हट जाते हैं और फिर जब वो जीव निकल जाते हैं तो फिर ये उड़ करके अपनी बिल में आ जाते हैं, बिल के पास आ जाते हैं। लेकिन इनको देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। उल्लू उड़ा और उड़ने के बाद फिर वो उड़ता ही चला गया। वो हवा में उड़ता ही चला गया, उड़ता ही चला गया। तो इन लोगों ने, यार ये उल्लू इतनी उड़ान क्यों भर रहा है, क्या बात हो गई यार। तभी इनकी नज़र एक ईगल पर पड़ी। एक ईगल जो है उसने उल्लू को देख लिया था। अब उल्लू जो है गोल गोल घेरा काटते हुए जो है आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे बाज भी जो है चक्कर काटते काटते उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। अब ये सब देख करके इन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। अरे यार देखें यार, और जिनके पास दूरबीन थी वो दूरबीन से देखने लग गए। जो लोग ऐसे देख सकते थे ऐसे ही देख रहे थे। करीब 1000-1200 फीट की ऊंचाई में ये सब इनके खेल चल रहा था। अचानक इन्होंने देखा कि उल्लू ने जो है एक बादल का, एक सफ़ेद बादलों का वहाँ पे एक टुकड़ा सा था, उस तरफ जाना शुरू कर दिया है। अब उसको उस तरफ जाता देख करके बाज भी समझ गया कि ये जो है बादल की ओट में उसको डॉस देना चाहता है। तो वो भी उससे भी अपने बड़े बड़े डहने 2-3 बार फड़फड़ाए, अपनी स्पीड बढ़ाई और वो तेज़ी से वो भी जो है बादलों के अंदर। अब यहाँ जो लोग शिकार हाथियों में बैठे हुए, ये सब क्यूरियोसिटी में, अरे पकड़ लेगा यार, बाज पकड़ लेगा यार, अरे उल्लू को मार देगा। कह रहे नहीं नहीं, देखना उल्लू बच जाएगा। अरे उल्लू बहुत चालाक है, बच जाएगा। नहीं नहीं, बाज पकड़ लेगा, देखना तुम, अभी अभी देखो तुम, पकड़ लेगा। अचानक नज़र पड़ी, उल्लू को देखा कि वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है अकेला। देखा, कहा था ना उल्लू बच जाएगा, देखो देखो उल्लू आ रहा है। तभी नज़र पड़ी पीछे से जो है बाज भी आ रहा है और उल्लू इतनी तेजी से उससे डाइव मारी और डाइव मार के सीधे अपने बिल के अंदर घुस गया। और जब ये डाइव मार के नीचे को आ रहा था तो पता है यहाँ पे जो लोग ये शिकार खेलने के लिए आए हैं, सुबह से निकले हैं, दुनिया भर का शिकार कर रहे हैं और वो इस बात पे ताली बजा रहे हैं कि उल्लू बच गया यार, मतलब उससे बड़ा शिकारी उसको नहीं मार पाया। तो ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद है ना भाई। मैं तो दूसरे शिकार को करने के लिए जा रहा हूँ कि यार इसको गोली मारेंगे, या हिरन मारेंगे, सांबर मारेंगे, और दूसरा कोई अगर शिकारी उससे उसका शिकार छूट जा रहा है तो मुझे उससे बड़ा दुख हो रहा है यार। अरे यार बताओ यार, छूट गया यार शिकार उसका, मैं सॉरी, खुशी बना रहा हूँ मैं। अरे वाह, शाबाश, ब्रेवो उल्लू ब्रेवो, बच गया, बाज को डॉस दे दिया तूने, बच गया, शाबाश बेटा शाबाश। ये बात चल रही है। तो थोड़ी देर में खैर जो है बाज अपना जंगल की तरफ उड़ गया। तो उसने देखा भैया शिकार निकल गया हाथ से, वो भी क्या करे, निकल गया। अब साहब चल रहा है शिकार। अब हाथी जो है कतारबद्ध तरीके से आगे थे, मतलब इस तरीके से आगे थे। मतलब एक है कि फिर एक उससे थोड़ा सा पीछे, फिर एक उससे थोड़ा पीछे, फिर एक उससे थोड़ा पीछे, ऐसे चलने लगे। अब इसलिए हो रहा था कि अगर सामने वाले ने एक शिकार पे गोली मारी, मान लो किसी बटेर को मारी और वो बच के उड़ा, तो दूसरा उस पर फायर कर सके, दूसरे से बचे तो तीसरा फायर कर सके। मतलब इतने 9 राइफलों में से कोई ना कोई गोली उसके ऊपर पड़ ही जाए। इस तरह से इन लोगों ने हाथियों को लगा लिया था।
अब सब ठीक ठाक चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा विचित्र सा मोड़ आया। हुआ क्या कि एक जिम कॉर्बेट साहब अपने हाथी पे बैठे हुए अपना देख रहे थे इधर उधर चारों तरफ। इनके पीछे एक नौसिखिया शिकारी बैठा हुआ था। उसने पता नहीं क्या देखा, उसे कुछ दिखाई पड़ा, उसने अपनी राइफल उठाई और जिम कॉर्बेट साहब के कान से लगभग इतनी दूरी से, कान से इतनी दूरी से धमाल फायर दाग दिया। और जब फायर की आवाज उनके कान के पास से हुई तो जिम कॉर्बेट साहब एकदम झंझना गए। उनको कान से सुनाई पड़ना बंद हो गया, एकदम सीटियां बजने लगी। नहीं होता कई बार सीटियां बजने लगती कान में, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वही हालत इनकी हो गई। खैर वो दिन किसी तरह से कटा। और उसके बाद यहाँ पे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि उनका कान यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब ये कान उनका ख़राब होना शुरू हो गया था। ये फायर की आवाज़ से इनके कान में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। इन्होंने किसी तरह से ये वापस अपने कैंप में पहुँचे दर्द से और उससे परेशान होकर के। और फिर इन्होंने अपने साथियों से बोला, भैया ऐसा है, तुम लोग करो शिकार, मैं जो है जा रहा हूँ वापस काला दूंगी, क्योंकि मेरे बस का अब ये शिकार है नहीं। मेरे ये कान की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि मेरा कान फूट गया है। ये मैं इससे कभी भी ज़िंदगी में सुन नहीं पाऊँगा। फिर अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके ये 25 मील की पैदल यात्रा करके कालादुंगी पहुँचे। उन दिनों कालादुंगी में जो है एक नया नया डॉक्टर आया हुआ था। उस डॉक्टर ने इनका कान देखा, इलाज सब देखा, जाकर उससे कहा, अरे सर आपका तो कान चला गया हमेशा के लिए, अब इस पर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब ये बड़े दर्द में भी थे, उस पर भी थोड़ा मतलब बड़े मूड अपसेट इनका, यार अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये चले गए नैनीताल। नैनीताल में जाने के बाद में अपनी, क्योंकि इनका घर एक नैनीताल में भी था मैंने आपको बताया, तो वहाँ इनकी बहन मैगी के साथ ये जो है वहाँ रेमजे हॉस्पिटल गए। रेमजे हॉस्पिटल में उस टाइम में डॉक्टर थे, डॉक्टर मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, अगले जब याद आएगा बता दूंगा। तो इन्होंने कान का चेकअप किया, पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर। उन्होंने कहा, मिस्टर कॉर्बेट ऐसा कि आपके कान के अंदर जो है ये फूटा तो नहीं कह सकते कि कान फूट गया तो नहीं, लेकिन एक बहुत भयानक फोड़ा हो गया है, दाने हो गए हैं आपके कान के इधर उधर सब, ये चारों तरफ जो है दाने हो गए हैं। ये दाने बहुत भयानक हो सकते हैं। अब आप कुछ नहीं, ये दवाइयाँ लिख दी उसने, आप ये दवाइयाँ लीजिए और अब बस जो है अपने घर में आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, आनंद लीजिए। और अब आप कुछ नहीं, बस किसी भी अभियान कोई भी हो, सब कुछ अगर है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ रेस्ट ही आपको कुछ अगर आराम दिला सके तो। अब ये जो है अपने घर लौट के आ गए। यार क्या करें यार, कान में दर्द है, परेशान है, दवाइयाँ चल रही हैं, मैगी समझा रही चलो ठीक हो जाएगा, मैं ट्रीटमेंट दूंगी तुम्हें, ये है वो जो सब कुछ होता है घरों में ऐसी तरह से। अब यह है तो इनको इतनी बेचैनी होने लगी कान के दर्द से। इन्होंने कहा इससे बचने का एक ही उपाय है कि यार शिकार पे चला जाए। बोले कहाँ जाऊँ शिकार पे। तो इन्हें याद आया कि यार नैनीताल वाले कमिश्नर साहब ने बोला था चौगढ़ वाले को मार दो, और अल्मोड़ा वाले ने कहा था कि यार वो अपना क्या वो जो अल्मोड़ा ज़िले में जो वो क्या दिमाग से निकल गया, तल्ला देश का मार दो। अच्छा उन दिनों सर्दियों के दिन थे, जाड़ों के दिन थे, और जाड़ों के दिनों में जो ये चौगढ़ वाला जो मैनीटर था ये थोड़ा कम एक्टिव रहता था। तो इसके मारे जाने की संभावना इनको कम लगी कि यार तो कम एक्टिव है, कम दिखता है, तो शायद ना मारा जाए, वो बच जाए। तो इसलिए ऐसा है, ये तल्ला देश का जो है नरभक्षी, इसको ठोक दिया जाए, अब जो होगा इसके पास चला जाए। तो इन्होंने जो है अपनी अब यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अब दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको सुनाया है इतना सब, ये जो जंगल की कहानी वानी वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं उतना सब लंबे चौड़े में नहीं जा करके, क्योंकि मेन कहानी तल्ला देश है, मैन ईटर, इसलिए मैंने इधर की जो है पार्ट्स को ऐसे ही बस ऐसे ही सुना दिया मतलब ये शिकार वाले पार्ट्स को इसको ऐसे ही सुना दिया। क्योंकि दोस्तों यार अब तल्ला देश का जो था ये कैसे मारा गया, क्या मारा गया, या आत्मघाती या सुसाइडल अटेम्प्ट, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ,
ये सब आपको जब ये कहानी शुरू कर दूंगा मैं, यानी कि आने वाले इसके बाद का जो वीडियो है, तभी आप क्लियर आपके समझ में आ पाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने जो ना मुझे इस टाइम बचाया है मेरी जान को, मैं सच बता रहा हूँ, ये आप ही लोगों की दुआएं थी यार, आप ही लोगों का प्यार था, आप ही लोगों का आशीर्वाद था कि मैं अभी ये जिंदा हूँ, सच बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, ये शुरुआत हुई यूरिन इन्फेक्शन से। यूरिन इन्फेक्शन हुआ और मेरे को भयानक फीवर, और मैं रजाई पे रजाई, कंबल शॉल ओढ़ करके, सर पे टोपी वोपी, बिल्कुल बांध बूंद के, गंजा सर होने से भी ठंड लगती है ना, तो बिल्कुल बांध बूंद करके स्कार्फ बांध के ऐसे बैठा और किच 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 ऐसे काँप रहा था, इतना ओढ़ने बिछाने के बावजूद मेरी क्या हालत हो रही होगी। फिर डॉक्टर को बुलाया, आया वो, उसने आके चेक किया, अरे भैया ये तो वायरल फीवर है, सॉरी ये यूट्रस, ये यूरिनल इन्फेक्शन है। तो ये जो कैथेटर है, जो होता है ना दोस्तों, कैथेटर होता है ये, जिससे यूरिन पास होता है, 10 साल से लगा हुआ है मेरे, तो इसको चेंज कर देते हैं। मैंने चेंज कर दिया, और साथ साथ जो है भैया ब्लडर की धुलाई भी कर दो। और जब वो ब्लडर की बिटाडीन और उन सबसे ब्लडर की धुलाई वुलाई हुई और सब हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद नया कैथेटर पड़ा। यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम, ठीक नहीं हुआ। 2-3 दिन के अंदर फिर तकलीफ बढ़ गई। फिर मैंने उसको बुलाया, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ये तो फिर बढ़ गई। उन्होंने उठा करके फिर कैथेटर चेंज कर दिया कि यार ये कैथेटर में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिया। उसके बाद दोस्तों हो गया वायरल, वायरल फीवर हो, कभी बुखार आए, कभी ना आए, कभी आए, कभी ठीक हो जाऊँ, ताकत नहीं आ रही थी, सिर्फ क्या होता, बेहोशी रह रही थी हर टाइम। फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, व्हाट्सएप के जवाब नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब वो होता ना, मन उचट गया था, उचाट कहते ना, उचाट लग गया था, कुछ करने का ही मन ना करे यार। खैर वो भी मैंने फ़ोन वन भी नहीं उठाया, कुछ नहीं, टीवी भी देखने का मन नहीं करे, टीवी भी बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, मैं बेहोश रहता था, मम्मी उठाती थी मेरे को, हैं क्या क्या ऐसे करता था मैं, ले बेटा चाय पी ले, नहीं मैं नहीं पी रहा, मेरे को ताकत नहीं आ रही, मैं चाय पीने की ताकत नहीं है, मतलब मेरे को यह ताकत नहीं थी कि मैं ऐसे हाथ उठाऊं, ये चाय का गिलास है, पानी की बोतल है, इसको उठा करके ऐसे पी सकूं, नहीं मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। और ये होंठ, जीभ, ये बिल्कुल सूख जाती थी, बिल्कुल सूख करके ऐसी हो जाती थी, क्या बताऊं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कराया टेस्ट, हमारे जो डॉक्टर साहब ने कहा भैया ऐसा टेस्ट करा लो। टेस्ट कराया, एक दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि अपना ये है, अरे टाइफॉइड। भाई साहब, ख़त्म हो गई सारी बची कुची हिम्मत। अब मैंने कहा मेरी ज़िंदगी हो गई नर्क, कोई नहीं, कुछ नहीं, अब मेरे दिन हो गए पूरे, इस धरा में रहने का समय मेरा पूरा हो गया है। अब मेरे ख्याल से परम पिता परमेश्वर से मुलाकात होना बाकी रह गया है। मैं लिटरली होपलेस हो गया था कि मेरे को कोई होप नहीं थी कि अब मैं बचने वाला हूँ। मैं रात को सोता था, भगवान से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के सोता था कि अगर कल का सवेरा मैं नहीं उठ पाया तो भगवान मुझे माफ़ कर देना, सब लोग मुझे माफ़ कर देना, आप लोग। ये हालत हो गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को अपनी पोजीशन बताई कि यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद आप लोगों की दुआएं, ऑब्वियसली जिनकी दुआओं का फल है कि मैं बैठ गया हूँ और मैंने बैठ के आप लोगों के साथ इतनी बातें शेयर कर ली हैं। तो दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण आज यही था कि आपसे एक तो पूछ सकूं कि आपको क्राइम हिस्ट्री कैसी लगती हैं, वो आप मुझे बता दें। और दूसरी चीज़, मैं जिम कॉर्बेट की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, वो बताना था। तीसरी चीज़, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बताना था। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाह रहा था। तो आज वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण यही है। अब जो आने वाला जो मेरा डे है, वो वैसे तो अमून तो मैं बुध को और संडे को 2 दिन करता हूँ वीडियो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अभी बुध को कर पाऊँगा, तो हो सकता है बृहस्पति हो जाए, या हो सकता है बुध को कर भी दूँ, थोड़ी ताकत आई तो आप बस उतने दिन इंतज़ार कर लीजिए, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। और फिर कहानी की बातें होंगी, ओरिजिनल बातें होंगी, फिर इधर उधर की फिजूल नहीं चलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब तल्ला देश गए या यहाँ गए था है।
था जो बोल रहा हूँ अपना, जो भी नैनीताल ज़िले में चौगढ़ कहाँ गए, ये तभी अगले वीडियो में क्लियर होगा, बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा चाहता हूँ, परमिशन दीजिए जल्दी मिलने की, ठीक है। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।